टैक्स ऑडिट सेक्शन 44BB नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर है, अगर ऐसा टैक्स पेयर है जो नॉन रेसिडेंट है इंडियन, वो एंगेज है इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ऐसा कोई टैक्स पेयर है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करने में एंगेज है, लेकिन कौन सी सर्विस? मिनरल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में या उसका प्रोडक्शन करने में कोई सर्विस प्रोवाइड करता है नॉन रेसिडेंट पर्सन, तो ऐसे बंदे को टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है अगर वो अपनी ग्रॉस रिसिप्ट पे 10% डीम्ड इनकम मान ले। तो उसका जो भी ग्रॉस रिसिप्ट होगा 10% क्या मान लो आप, अपनी डीम्ड इनकम मान लो, तो ऐसे केसेस में आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप एग्री नहीं होगे, अगर आप एग्री नहीं करते कि ना भाई हमारा तो इतना भी इनकम नहीं है, ग्रॉस रिसिप्ट की 10% हम नहीं कमाते, तो फिर आपको टैक्स ऑडिट कंपलसरी कराना पड़ेगा। क्लियर? बोलिए, ये सेक्शन कौन सा था? 44, सेक्शन 44BBB क्या कहते हैं कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ, फॉरेन कंपनी होनी चाहिए, बिजनेस में एंगेज होनी चाहिए, कौन सा बिजनेस? सिविल कंस्ट्रक्शन वाला बिजनेस है, कार तो इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीन्स करता है, इन दोनों में से एक है, इन कनेक्शन विथ ट्रंकी पावर प्रोजेक्ट्स, है ना, पावर प्रोजेक्ट्स है, पावर प्रोजेक्ट्स है, लेकिन कौन से? ट्रंकी पावर प्रोजेक्ट्स है, इसके कनेक्शन में एंगेज है कौन? फॉरेन कंपनीज। इस प्रोजेक्ट के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन करती है, इस प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीन करती है, कौन? फॉरेन कंपनीज। तो ऐसे केसेस में इस फॉरेन कंपनीज को अपनी डीम्ड इनकम कितना मान लेना पड़ेगा? 10% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट मान लेना पड़ेगा। अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं होगी तो इनको भी टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। क्लियर? बोलिए, इसके अंदर के लायबिलिटी को टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी, टैक्स ऑडिट किसे कराना पड़ेगा? हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, वेरी स्टार्टिंग के अंदर, टैक्स ऑडिट उनको कराना पड़ेगा जो बिजनेस करते हैं, है ना, जिनका टर्नओवर पूरे साल का 1 करोड़ से ज्यादा है ना, जो प्रोफेशन में है और उनका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है। एंड ये जो हमने सेक्शंस देखे, अगर वो अपनी प्रिजम्पटिव बेसिस पे अगर टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, डीम्ड इनकम मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको भी टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो ये सेक्शन किसको एप्लीकेबल है? लायबिलिटी फॉर टैक्स ऑडिट किसको? इफ कवर्ड अंडर सेक्शन 44EB, अगर आप 44EB में कवर्ड होते हो तो ही ये आपको एप्लीकेबल होगा, बट ऑब्वियस है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसा बोलते हैं कि ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये दो लोग हैं, इनकी तो इनकम ही एग्जम्प्ट होती है। ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इवन दो देयर इनकम इज एग्जम्प्ट, इफ टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़, तो भी उनको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ऐसे एसएससी जिनकी टैक्सेबल इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है बट टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़। फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल बिजनेस करता है। इंडिविजुअल क्या करता है? बिजनेस करता है ना, और उसकी टैक्सेबल इनकम मान लो 2,50,000 से भी कम है। हम तो देख चुके हैं ना कि जिस इंडिविजुअल की इनकम 2,50,000 से कम हो उसको टैक्स नहीं लगता है। तो
इवन दो आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, लेकिन क्योंकि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। एनआरआई को भी एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल टू 44B वाले सेक्शन के लिए एंड 44BA वाले बिजनेस के लिए। इसके अंदर कौन आते हैं पता है? शिपिंग बिजनेस आता है, शिपिंग बिजनेस आता है। यहाँ पे आता है ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। ये दो बिजनेस है जिसको एप्लीकेबल नहीं है, नॉट। जो शिपिंग बिजनेस है ना वह ऐसा बोला गया है कि आपकी डिम्ड इनकम कितनी मानी जाएगी पता है? 7.5% ऑफ अमाउंट, इतनी डिम्ड इनकम मानी जाएगी। बट इसको तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं है ना, बोल दिया है। ओके, चलिए अब हम समझते हैं। ये टर्नओवर बोल रहे थे ना बार बार, आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से कम, है ना, बार बार नहीं बोल रहे थे। तो हमको देखना पड़ेगा टर्नओवर में क्या क्या आता है। टर्नओवर का मतलब क्या? टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। हम जो सेल्स करते हैं वो। बट इसके अंदर क्या लेना है आपको? आपको लेना क्या है? सेल ऑफ गुड्स ले लेना। हम जो बेचते हैं गुड्स, सेल ऑफ गुड्स ले लेना। ऐड कर देना इसके अंदर सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। ये भी तो टर्नओवर ही हुआ ना। मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, समझ रहे हो ना? बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं? सेल ऑफ स्क्रैप, उसको भी ले लेना। अगर आप पेट्रोल बेचते हो तो ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया, लेकिन पेट्रोल बनाने के लिए पेट्रोल को प्रोसेस करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस के दरमियान, इस स्टेज के थ्रू और भी बहुत सारे बाय प्रोडक्ट निकलेंगे। केरोसिन निकलेगा, नैफ्था निकलेगा, डीजल निकलेगा, तो इसे हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। तो ये भी तो गुड्स ही हो गया ना, टर्नओवर ही हो गया ना। तो प्लस कर देना, में से माइनस कर देना सेल्स रिटर्न। अगर वापस आ गया है तो माइनस कर देना। ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया गया माइनस कर देना। एंड कैंसलेशन ऑफ बिल, अगर ऐसा भी है वही माइनस हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे टर्नओवर। बोलिए, प्रॉपर्ली टेकन केयर ऑफ, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। हम एसेट जब बेचते हैं, एसेट को बेचने से, फिक्स एसेट को बेचने से अगर रिसिप्ट होती है, इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं तो वो रिसिप्ट होती है, तो वो टर्नओवर में नहीं आता है। वो थोड़ी टर्नओवर हो, टर्नओवर थोड़ी है उसका मतलब हुआ। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, और एसेट को बेचना वो तो कैपिटल इनकम होती है, रेवेन्यू इनकम थोड़ी होती है। कैश डिस्काउंट का ध्यान रखना, कमीशन ऑन सेल्स का ध्यान रखना। कैश डिस्काउंट माइनस हो जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में माइनस होता है, तो ध्यान रखेंगे। कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट ध्यान में रखेंगे, कमीशन ऑन सेल्स का ट्रीटमेंट ध्यान में रखेंगे, है ना? समझ में आया? बोलो, कैश डिस्काउंट हम कहाँ लिखते होगे? कैश डिस्काउंट हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कमीशन ऑन सेल्स कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड लिखते हैं। तो ध्यान रखना कि इन लोगों ने इसमें से माइनस ना कर दिया।
फिर टर्नओवर कम हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। कमीशन ऑन सेल्स भी माइनस नहीं होगा टर्नओवर में से। अगर पैकिंग के एक्सपेंस, फ्रेट के एक्सपेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस के एक्सपेंस अगर आपने सेलिंग प्राइस में सेपरेटली शोन, यानी सेलिंग प्राइस में प्लस नहीं किया, हम जब बिल बनाते हैं तो बिल के अंदर पैकिंग के एक्सपेंसेस, फॉरवर्डिंग के एक्सपेंसेस, फ्रेट के एक्सपेंसेस अलग दिखा रहे हैं सेलिंग प्राइस के अलावा। यानी मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा 1 लाख में, लेकिन पैकिंग का खर्चा हुआ 10,000 का, वो मैंने अलग दिखाया है। तो ऐसे केसेस में अलग से दिखाओगे तो वो 10,000 का जो एक्सपेंस था पैकिंग का, फ्रेट का, वो टर्नओवर में नहीं लिया जाएगा। इफ सेपरेटली दिखाओगे तो टर्नओवर में कंसीडर नहीं करना है। लेकिन अगर आप सेलिंग प्राइस में प्लस ही कर दोगे, बोलोगे सब कुछ ऐड हो गया इसके अंदर, फॉरवर्डिंग भी प्लस हो गया, फ्रेट भी प्लस हो गया, सब कुछ अंदर आ गया, तो फिर वो टर्नओवर में आ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी, अभी तो एक ही टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी। अगर सेलिंग प्राइस के अंदर ऐड है, आप नहीं बोलते भाई इसको हम बेचेंगे 100 रुपए में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ऐसा। तो अगर सेलिंग प्राइस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड है तो फिर टर्नओवर में कंसीडर हो जाएगा। लेकिन अलग से दिखाया है तो टर्नओवर में कंसीडर नहीं होगा। डन। चलिए, एंड लास्ट में स्पेसिफाइड डेट, हम टैक्स ऑडिट की बात कर रहे थे। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर तैयार करेगा, जो सीए तैयार करेगा, वो कब तक उसको फाइल कर देना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वो फाइल कर देना पड़ेगा कब तक? 30 सितंबर तक। कब तक फाइल कर देना पड़ेगा? 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर खत्म हो जाए तो उसके बाद असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा, तो उसके 30 सितंबर से पहले पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर देना पड़ेगा ऑडिटर को। 30 नवंबर है, अगर ऐसा कोई एसएससी है जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से इनकम हो रही है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से अगर आपकी इनकम हो रही है सर, तो आपको डेट थोड़ा एक्सटेंड करके दे दिया है 30 नवंबर, 30 सितंबर 30 नवंबर। फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन से फॉर्म में बनेगा? 3CA एंड 3CD, 3CB और 3CD। देखो ये 3CD कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, यहाँ पे ये दो कॉमन है। कहाँ फर्क पड़ता है? 3CA, तो 3CA क्या है ना? 3CA कब बनेगा पता है? 3CD तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन 3CD क्या है पता है? 3CD स्टेटमेंट ऑफ, ये है स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स है 3CD। पहले ये समझ लेते हैं ये क्या है यार, वो तो तैयार करना ही है। हम क्या बोलेंगे 3CD को? बोलो क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ
स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स है ना, एसओपी, जिसके अंदर 44 क्लोजेस है, 44 क्लॉजेस बनाए गए, जो कंपनी फिलअप करके देगी किसको, ऑडिटर को। ये जो 3CD है उसके अंदर 44 क्लॉजेस है, वो कंपनी फिलअप करके, ऑडिटी फिलअप करके ऑडिटर को देगा, एंड ऑडिटर क्या करेगा, फिर इस क्लॉजेस को एग्जामिन करेगा, एग्जामिन बाय टैक्स ऑडिटर, वो एग्जामिन करेगा, और एग्जामिन करने के बाद वो रिपोर्ट देगा, और रिपोर्ट में क्या लिखा होगा, ट्रू एंड करेक्ट लिखा होगा, ट्रू एंड फेयर नहीं लिखा होगा। ट्रू एंड फेयर अलग होता है, ट्रू एंड करेक्ट अलग होता है, यहाँ पे क्या लिखा होगा, ट्रू एंड करेक्ट। ये क्या हो गया, 3CD। 3CD का मतलब क्या, स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स, जो कौन फिलअप करेगा, कंपनी, कंपनी फिलअप करके किसको देगी, ऑडिटर को, ऑडिटर फिर इस इंफॉर्मेशन को चेक करेगा, वही इंफॉर्मेशन होगी जो टैक्स ऑडिट से जुड़ी होगी, टैक्स से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन होगी, कितनी इनकम, कितने एक्सपेंसेस, वही सब चीज लिखा होगा इसके अंदर। तो ये हो गया 3CD। 3CA क्या है, ये कब देना पड़ेगा, जब, है ना, व्हेन अकाउंट ऑफ ऑडिटिंग required to be audited under any other law, एसएससी है, उस एसएससी के अकाउंट्स ऑडिट करने पड़ेंगे, बाकी किसी लॉ के अंदर ऐसा बोला है, जीएसटी में ऐसा बोल दिया था, दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा बोल दिया है, कहीं पे तो दूसरे एक्ट में ऐसा बोल दिया था कि भाई आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ेंगे, तो ऐसे केसेस में आपको 3CA तैयार करना है। लेकिन 3CB कब, जब आपके अकाउंट्स बाकी किसी लॉ में ऑडिट नहीं होने वाले, तो फिर आपको तैयार करना पड़ेगा 3CB। बोलो डन। थोड़ा जल्दी मैंने खत्म कर दिया फटाफट, मैंने सोचा कि ज्यादा खींचना नहीं है इसको।